राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान बभनौली गढ़वार बलिया। चूँकि पिछले दिन हम लोग क्लास में शिक्षा मनोविज्ञान को जानने का प्रयास किए थे, अब जो है आज हम लोग लेसन 2 अभिवृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा के पश्चात इस पर प्रश्नों को आपके सामने हम रखेंगे और आपको इसी में से जितनी मैं चीजें आज बताता हूं उसी में इसका उत्तर छुपा हुआ है, तो इसको ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। अंत में प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम हम लोगों के बीच होगा, तो आप उसको बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यह देखने पर तो ऐसा प्रतीत होता है कि अभिवृद्धि और विकास दोनों एक ही चीज है, किंतु दोनों अलग है। आकार वृद्धि एवं विकास का अर्थ विभेदीकरण या विशिष्टीकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में किया जाता है और विकास को एक प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में माना जाता है। देखिए, विकास जो है यह प्रगतिशील परिवर्तन है। प्रगतिशील का मतलब हमेशा गतिमान रहता है, आगे बढ़ता है, जो किसी सुनिश्चित लक्ष्य प्राप्ति की ओर परिलक्षित होता है। अब दोनों का, अभिवृद्धि और विकास का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो श्री आदित्य नारायण तिवारी ने बताया कि शरीर में होने वाले परिवर्तन को अभिवृद्धि कहते हैं तथा संपूर्ण रूप से जो शरीर में परिवर्तन होता है उन्हें विकास कहते हैं। अब देखिए, शरीर में होने वाले परिवर्तन यह क्या है? अभिवृद्धि है। जबकि संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण रूप से जो शरीर में परिवर्तन होते हैं उन्हें विकास कहा जाता है। मुनरो ने बताया, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है उसको क्या कहते हैं? विकास। भ्रूणावस्था मतलब मां के गर्भ में बच्चा रहता है तो सबसे पहले भ्रूण बनता है और वह भ्रूण बनने के बाद उसका धीरे धीरे विकास होता है और 9 माह के पश्चात जब मां जन्म देती है तो वहां से बच्चा फिर चलना शुरू करता है और उसका जीवन चक्र वहीं से जीवन चक्र तो भ्रूणावस्था से ही शुरू है, लेकिन वहां से हम लोग समझते हैं जन्म के पश्चात कि इसका जीवन चक्र चल रहा है प्रौढ़ावस्था यानी बुढ़ापा तक जो क्रियाएं होती है वो विकास है। श्री एस.के. मंगल ने बताया कि वृद्धि एवं विकास के दोनों शब्द कोई भेदभाव किए बिना पर्यायवाची रूप में काम में लाए जा सकते हैं। दोनों यानी अभिवृद्धि और विकास, दोनों का तात्पर्य यहां इस बात से है, यह प्रकट करते हैं कि गर्भाधान के समय से किसी विशेष समय तक किसी प्राणी में कितना कुछ परिवर्तन आया है उसे विकास कहा जाता है। राम बाबू गुप्त ने बताया कि विकास प्राणी के प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित करते हैं, जबकि सारे विचारों को एक साथ मिलाने के बाद यह तथ्य स्पष्ट होता है कि अभिवृद्धि एवं विकास गर्भाधान से ही प्रारंभ हो जाता है। जन्म के बाद भी यह क्रम सतत चलता रहता है।
शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक आदि विकास होता है। अभिवृद्धि एवं विकास दोनों ही अलग अलग है। तो अब जो है यह दोनों अलग अलग है, तो इन दोनों में क्या भिन्नता पाई जाती है? क्या, जबकि देखने पर प्रतीत तो ऐसा हो रहा है कि अभिवृद्धि और विकास दोनों एक ही चीज है, लेकिन है अलग। तो कैसे अलग है, इसकी भिन्नता को हम जानने के लिए अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है, तो अभिवृद्धि के परिवर्तन परिणामात्मक माने जाते हैं, यानी बालक की अवस्था के साथ उसकी आकृति, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भार आदि में वृद्धि होती है। यानी छोटा बच्चा होता है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कम होती है, वजन भी कम होता है, यानी परिणामात्मक है। जबकि विकास में गुणात्मक एवं परिणामात्मक दोनों प्रकार के विकास को माना जाता है। इसमें व्यक्तित्व के सभी परिवर्तन, क्षमता, कार्यकुशलता, व्यवहार परिवर्तन आदि तत्वों को स्वीकार किया जाता है। यानी दोनों में पहला अंतर क्या है कि इसमें केवल अभिवृद्धि में केवल लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, भार इसका ज्ञान करते हैं, जबकि विकास में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भार के साथ साथ कार्यकुशलता, व्यवहार परिवर्तन, इन सभी बातों को समायोजित किया जाता है। यानी कार्यकुशलता, छोटा बच्चा है उसकी कार्यकुशलता को देखिए, बड़े बच्चे के कार्यकुशलता को देखिए, छोटे बच्चे का व्यवहार देखिए, बड़े का व्यवहार देखिए, तो ये परिवर्तन होता रहता है, तो ये विकास है। छोटा बच्चा जो है कुछ नहीं समझता है तो उस समय दूसरे तरह का व्यवहार करता है, बड़ा होता है तो फिर दूसरे तरह का व्यवहार करता है। तो ये अंतर है आपका। दूसरी चीज जो है कि ये अभिवृद्धि में परिणामात्मक एवं अभिवृद्धि जो है परिणामात्मक अभिवृद्धि एवं परिवर्तन किया जाता है, और ये क्या होता है, सीमित होता है। जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भार ये कुछ समय तक तो बढ़ता है, लेकिन कुछ समय के बाद यह अपने आप रुक जाता है। एक इसकी समय सीमा है, वह सीमित है, वहां पर जाकर के यह रुक जाता है। जबकि विकास क्या है, यह व्यापक है, वृद्धि विकास के अंतर्गत है। इसमें बालक या मानव के सभी प्रकार के परिवर्तनों को पाया जाता है। यानी कार्य व्यवहार, कार्यकुशलता उसका जो समय बढ़ता जाएगा, बुढ़ापा तक ये बढ़ता जाता है। तीसरी बात आती है अभिवृद्धि में कि वृद्धि का समय एक विशेष अवस्था तक होता है। मानसिक परिपक्वता आने पर यह पाया गया कि वृद्धि में क्या होती है, रुकावट आई। यानी वृद्धि क्या है, एक विशेष अवस्था है, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष या 30 वर्ष तक आपका वृद्धि होता है, और उस अवस्था के बाद क्या होता है, जब आपकी मानसिक परिपक्वता हो जाती है तो यह रुक जाता है। जबकि विकास अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, गर्भाधान से ही सतत चलने वाली प्रक्रिया जो अंतिम अवस्था तक चलती है, यानी मृत्यु तक ये चलती है। चौथी बात जो है अवयव परिवर्तन। अवयव क्या है, जैसे हाथ है, पैर है, नारी है, पुरुष है, उनके अंगों में परिवर्तन होता है। इसके साथ ही व्यवहार के एक पक्ष का अध्ययन, मानसिक योग्यताओं के कारण हुए परिवर्तनों का अध्ययन इस क्रम में आता है। जबकि विकास
इसका संबंध जो है, विकास का संबंध बाह्य परिवर्तन की अपेक्षा आंतरिक परिवर्तन से है। जैसे अंग प्रत्यंग की अपेक्षा मानव व्यक्तित्व के परिवर्तन इस क्रम में आते हैं। पांचवी बात यह है कि अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तनों का परीक्षण संभव है। बालक की लंबाई, भार, ऊंचाई इत्यादि को देखा जा सकता है तथा मापन भी किया जा सकता है। यानी अभिवृद्धि में जो होता है उसका हम परीक्षण कर सकते हैं, जबकि विकास में मापन, परीक्षण एवं निरीक्षण में कठिनाइयां होती हैं। समग्र रूप का अध्ययन असंभव है। इसमें परिणामात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही तथ्य पाए जाते हैं, इसलिए वर्गीकरण में बाधा उत्पन्न होती है। अतः परीक्षण के लिए मनोवैज्ञानिक विधियों का सहारा लेना पड़ता है। छठवीं बात, आपके अभिवृद्धि में जो है शारीरिक वृद्धि के साथ भार में भी परिवर्तन होता है। भाई शरीर जब बड़ा होगा तो भार निश्चित रूप से बढ़ेगा, लेकिन अगर तबीयत खराब हो उस परिस्थिति में घट भी सकता है। लेकिन कार्य क्षमता में वृद्धि हो यह संभव नहीं है। जबकि विकास में कुछ तत्व इस प्रकार के पाए जाते हैं कि आकृति या आकार में पूर्णता नहीं पाई जाती है, आकार, लंबाई एवं भार में अधिकता नहीं होती है। तो ये आपका दोनों को हमने अलग अलग रखने का प्रयास किया कि अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है, दोनों में अंतर क्या है, कैसे अलग है, इस बात को रखने का प्रयास किया। अब जो है आकार परिवर्तन, ये अभिवृद्धि एवं विकास के क्रम में होने वाले जो परिवर्तन है, जैसे कि मैंने आपको पीछे ही बताया कि आकार का परिवर्तन, यानी आयु क्रम की वृद्धि के साथ ही बालक के अवयवों में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। यानी बालक के शरीर की लंबाई, चौड़ाई, भार में परिवर्तन के साथ ही आंतरिक अंग, हृदय है, मस्तिष्क है, उदर है, फेफड़ा है एवं मानसिकता है, इसमें भी परिवर्तन होता है। माने ये अभिवृद्धि और विकास का जब क्रम चलता है तो अभिवृद्धि में आपको हमने बताया कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और भार। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और भार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो उसके साथ साथ विकास की प्रक्रिया जो हमारी आंतरिक अंग हैं, जैसे आंतरिक अंग में क्या है, हृदय है, मस्तिष्क है, उदर है, फेफड़ा है और हमारी मानसिकता। जैसे कम उम्र में हमारी मानसिकता कुछ और होती है, उम्र बढ़ता है तो मानसिकता हमारी कुछ और होती है। दूसरी बातें आती है अंग प्रत्यंगों में परिवर्तन। अंग और प्रत्यंगों में भी परिवर्तन होता है, यानी आयु क्रम में परिवर्तन के साथ साथ अंग प्रत्यंगों में भी शारीरिक विकास के अनुपात के साथ विकास होता है। बाह्य एवं आंतरिक दोनों अंगों में अनुपात के अनुसार विकास की प्रक्रिया चलती है। उसके पश्चात अभिवृद्धि और विकास में यह होता है, कभी कभी कतिपय चिन्हों की अदृश्यता होती है। जैसे एक अवस्था ऐसी भी होती है जैसे कुछ चिन्ह अदृश्य हो जाते हैं, जैसे थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जिसको दूध के दांत कहते हैं, ये क्या होते हैं, प्रायः समाप्त हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद छोटा बच्चा है, उसका दांत टूट जाता है तो कहते हैं कि दूध का दांत टूटा हुआ है, और उसके जगह पर दूसरे दांत निकल आते हैं। यानी जब आयु बढ़ती है तो आपको अस्थायी दांत मिलते हैं जो कि आजीवन रहते हैं। अब वो टूटेंगे तो फिर दूसरे दांत आते होते नहीं है।
शरीर पर बाल वगैरह का उग जाना। भाई छोटे बच्चों का जो है पहले नहीं है, जैसे ये शरीर दाढ़ी आ जाना, ये इस तरह की प्रक्रियाएं जो हैं कुछ चिन्ह बदलते रहते हैं। अब जो है इसका सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत। तो अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में यह विचारणीय है कि इसमें क्रमिक विकास के विषय में विचार किया गया है। यह क्रमिक विकास ज्ञात अज्ञात रूप से होता है। सभी प्रकार के परिवर्तनों के संबंध में यह विचार करता है। जैसे क्रमिक विकास का सिद्धांत, इसको कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इस सिद्धांत में बालक का क्रमिक एवं स्वाभाविक रूप से विकास होता है, वह प्राकृतिक रूप से ही विकसित होता है। दूसरी चीजें जो है कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड डायरेक्शन, यानी विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत को केंद्र से परिधि की ओर माना जाता है और इस क्रम में विकास जो है सिर से पैर के क्रमानुसार माना जाता है। क्यों इसलिए माना जाता है कि आप देखिएगा, छोटा बच्चा है जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद वह न चलता है, न फिरता है, न उठता है, न बैठता है, लेकिन उसको ऐसे ही रखेंगे तो कुछ दिनों के बाद सबसे पहले वो अपने सिर को ऊपर उठाता है और सिर को जब ऊपर उठाएगा उसके बाद बैठता है, फिर बैठने के बाद तब पैर का सहारा लेकर के चलता है। यानी बालक में क्या होता है? विकास सिर से पैर के तरफ क्रमानुसार होता है। विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत, इस सिद्धांत की विशेषता यह है कि इसमें विकास का क्रम विभिन्न रूप से विभिन्नता के साथ चलता है तथा विकास के संपूर्ण क्रम में यह विभिन्नता सतत बनी रहती है। शरीर के विविध अंग समान रूप से विकसित न होकर के पृथक पृथक रूप से विकसित होते हैं। चौथी बात आती है निरंतर विकास का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ। डॉक्टर भास्कर मिश्र इस सिद्धांत में विकास का क्रम निरंतर एवं अबाध गति से सतत चलता है। जैसे प्रारंभिक 3 वर्ष में विकास का क्रम तेजी से चलता है, इसके बाद धीरे धीरे स्थिरता आ जाती है और यह क्रम जो है निरंतर चलता है। यानी बच्चे का जन्म के 3 वर्ष तक विकास का क्रम तेजी से चलता है, उसके बाद धीमी गति से हो जाता है और धीमी गति से चलते चलते वह अंत तक चलता रहता है। अब जो है परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इस सिद्धांत में यह पाया जाता है कि शारीरिक विकास का क्रम सभी अंगों के संबंध के साथ होता है तथा बालक के विशेष गुणों का विकास भी इसी क्रम से होता है। बालक की बुद्धि, योग्यता आदि का विकास भी इसी क्रम से होता है। अगली बात आती है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पांस। डॉक्टर वर्मा एवं उपाध्याय ने बताया कि विकास के सभी क्षेत्रों में सर्वप्रथम सामान्य प्रतिक्रिया होती है, उसके बाद वह विशिष्ट रूप धारण करती है। जैसे किसी बालक क्या करता है, सबसे किसी वस्तु को पकड़ने में पहले क्या करता है? हाथ का पैर प्रयोग करता है, पैर का प्रयोग करता है अथवा मुख का प्रयोग करता है और बाद में वह केवल हाथ का ही प्रयोग करता है। यानी
सर्वप्रथम वह सामान्य प्रक्रिया ही होती है, उसके बाद वह विशिष्ट रूप। जैसे हमको कोई सामान पकड़ना है तो हम ओनली हाथ का ही उपयोग करते हैं, मुंह से तो किसी चीज को पकड़ते नहीं है। लेकिन बच्चा जो है सबसे पहले जो है वह हाथ, पैर या मुंह किसी का इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। सभी बालकों का विकास क्रम एक समान हो ऐसा नहीं होता है, उनमें क्या होता है, प्रायः अंतर होता है। कुछ बालक जो है तीव्र बुद्धि के होते हैं, कुछ बालक जो है तेजी से किसी चीज को कर लेते हैं, और कुछ बहुत दिनों के बाद उस बात को पकड़ते हैं तो गांव में कहते हैं कहा कि इसका दिमाग ठीक नहीं चल रहा है, यह लड़का जो है मंद बुद्धि का है, यह लड़का चालाक है। जिससे छोटा बच्चे पर यह स्थिति लागू होती है। उसके बाद भिन्नता का सिद्धांत, तो इस संदर्भ में विशेष रूप से विचारणीय तथ्य बालक एवं बालिका के विकास क्रम के भिन्नता से है। जैसे बालक का विकास और बालिका का विकास, ये दोनों में अंतर होता है। लड़कियों का विकास क्रम क्या होता है, प्रभावपूर्ण एवं निरंतर माना जाता है, जबकि बच्चों में यह कम होता है, यानी लड़कों में। अब जो है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, इस सिद्धांत में क्या होता है, इस सिद्धांत की विशेषता यह है कि इस क्रम में बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों के ही अंतःक्रिया के आधार पर होता है। अब वंशानुक्रम के विषय में डीपली थोड़ा सा अभी आगे बढ़ते हैं, तो अब आपको बताने का प्रयास करेंगे कि वंशानुक्रम क्या है और वातावरण क्या है। विकास के कुछ अन्य सिद्धांत भी हैं जो कि अलग अलग हैं। जैसे विकास एक निश्चित प्रतिरूप है, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है। उसके बाद निरंतर गति होती है, इसमें विभिन्न अंगों के विकास की विभिन्न गति होती है। अधिकांश गुणों का सह समन्वय होता है। किसी अवस्था का कल्पित समस्या व्यवहार उस अवस्था का सामान्य व्यवहार है, तो यह इनके साथ है। अब जो है मानव विकास की समस्याएं, तो मानव विकास की समस्याएं, इनको दो मतों से हम आपके बीच में रखने का प्रयास करेंगे। एक तो मानव विकास की पहला मत जो है भारतीय मत। तो भारतीय मत के अनुसार यह जो हमारी अवस्था होती है, मानव विकास की जो समस्याएं हैं, अवस्थाएं हैं, उनको जानेंगे। तो सबसे पहली बात भारतीय मत के अनुसार ये होता है, एक तो है कुमारावस्था। तो कुमारावस्था यानी जन्म से लेकर के 5 वर्ष की आयु तक जो अवस्था है वह कुमारावस्था है। दूसरी बात आती है पौगंडावस्था, यानी 5 वर्ष के बाद और 12 वर्ष तक, यह पौगंडावस्था है। उसके बाद जो है किशोरावस्था जो है, यह किशोरावस्था आपका 12 से वर्ष के बाद और 15 वर्ष तक यह किशोरावस्था है। और उसके बाद से जुआवस्था यानी 15 वर्ष के उपरांत यह जुआवस्था है। और उसके बाद से जो है कुल वृद्धावस्था, ये सारी अवस्थाएं आ जाती है। लेकिन भारतीय मत के अनुसार यह 4 अवस्थाएं बताई गई। अब जो है कोल के अनुसार जो है यह कई भागों में बांट दी गई अवस्थाएं। जैसे शैशव अवस्था, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था जो है शैशव अवस्था है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, मध्य प्रौढ़ावस्था, उत्तर प्रौढ़ावस्था, और उसके बाद से वृद्धावस्था यानी 65 वर्ष के पश्चात।
यह वृद्धावस्था आपका शुरू होता है। तो यह जो है उसके पश्चात वंशानुक्रम, तो यह बातें जो है हम आपको अभी आपको बताया कि वंशानुक्रम क्या है। तो वंशानुक्रम मुख्य रूप से अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली एक प्रक्रिया है। यानी वंशानुक्रम क्या है, तात्पर्य जो है इसके समान से समान तथा जैसा से तैसा, यथावत से यथावत ऐसा संतान उत्पत्ति वंशानुक्रम में होती है। यानी गांव में एक कहावत भी है, जिसके जैसे माता पिता उसकी वैसे लड़का लड़की, जिसका जैसा घर द्वार वैसा उसका फरका, फरका का मतलब पड़ोसी होता है। तो वंशानुक्रम में के संदर्भ में यह घटना कभी सत्य घटित होती है और कभी कभी सर्वथा विपरीत हो जाती है। जैसे किसी विद्वान माता पिता की संतान जो है मूर्ख, लंपट, छल कपट और मायावी होते हैं, तथा मूर्ख की संतान कभी कभी योग्य हो जाती है। तो इसमें भी कई विद्वानों में आपस में मतभेद है कि यह वंशानुक्रम ऐसे चलता है। वंशानुक्रम जैसे वंशानुक्रम में यही होता है कि दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, फूआ फूफा, यहां तक कि आस पड़ोस के भी लोगों का असर जो है आपके ऊपर पड़ता है। तो यह वंशानुक्रम है। अब इस वंशानुक्रम को बताने के पश्चात अब हम लोग सीधा सीधा, आज हमने पहले ही आपको बताया था कि कुछ प्रश्नों के विषय में जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो उन प्रश्नों को हम लोग छूने का अभी प्रश्न करेंगे और उसको आप जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है जो हम लोगों ने पढ़ाया आज, वृद्धि और विकास। वृद्धि का मतलब अभिवृद्धि से है, यानी वृद्धि और विकास का अर्थ क्या है। सोचिए आप, 4 ऑप्शन आपको मिला हुआ है, इसमें से एक ही सही है। ये आपको अपना विचार से सोचना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है शारीरिक और मानसिक परिवर्तन की प्रक्रिया, यही आपका वृद्धि और विकास है। दूसरी बात प्रश्न आता है कि वृद्धि और विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए वृद्धि, तो हम आप लोगों से चर्चा कर रहे थे वृद्धि और विकास का क्या अर्थ है। तो वृद्धि और विकास का अर्थ हमको जानने के लिए इसमें 4 ऑप्शन ये मिले हुए हैं। इस चारों में से ओनली एक ऑप्शन सही है। तो आप विचार करें कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका उत्तर जो है यह है शारीरिक और मानसिक विकास। शारीरिक और मानसिक परिवर्तन की प्रक्रिया, ये जो है आपका इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न आपका आता है वृद्धि और विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वृद्धि और विकास का मुख्य उद्देश्य, 4 ऑप्शन यहां भी दिए हुए हैं, इसमें से एक ही सही है। वो ऑप्शन आपका है आत्मविश्वास की बढ़ावट। यानी वृद्धि और विकास जो है आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तीसरा प्रश्न आपका है कि वृद्धि और विकास के बीच अंतर क्या है। जैसा कि हमने आपको क्लास में बताने का प्रयास किया कि दोनों में कैसे अंतर है, तो इन विषयों को आपको रखने का प्रयास किया। आप विचार करें इस चारों में से कौन सही हो सकता है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए,
वृद्धि में अनिश्चितता होती है, वहीं विकास क्या होता है? स्थिर होता है। चौथा प्रश्न पुनः आपको हम लाते हैं, वृद्धि की संख्यात्मक परिभाषा क्या है? तो यह 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से पहला विकल्प ही सही है कि इसमें जो है आयु में वृद्धि होती है। फिर हम आते हैं 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न आपका है, विकास का मापदंड क्या होता है? तो विकास का मापदंड 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही उत्तर है आपका ज्ञान और कौशल। यही विकास का मापदंड है। अब जो है 6वें प्रश्न पर हम बढ़ते हैं, विकास का सीधा संदर्भ क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपका एक ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वास्थ्य। विकास का सीधा संदर्भ स्वास्थ्य से है, यानी हम स्वस्थ रहेंगे तभी विकास हमारा होगा। 7वीं बातें हैं, विकास की अवस्थाओं में से सबसे पहली अवस्था क्या है? तो विकास की सबसे पहली अवस्था गर्भावस्था, यानी ऑप्शन नंबर ए। दूसरी बात आती है, वृद्धि और विकास का संबंध किसके साथ होता है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य और विद्या से है। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन आपका जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का मूल्यांकन उपयुक्त नहीं है? तो विकास में क्या क्या चीजें होती हैं? शारीरिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है, और बौद्धिक विकास नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी बौद्धिक विकास। अगला जो है, शिशु के लिए विकास की मुख्य धारणा कौन सी है? तो शिशु के लिए विकास की मुख्य धारणा जो है वो है बहुपरिप्रेक्ष्य। अगली बात आती है, बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण अवधियां किसे कहा जाता है? तो यह है माइलर स्टोन। अगली बातें, बच्चों के मानसिक विकास में शिक्षकों की भूमिका क्या होती है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से एक सही है। प्रेरणा, तो अध्यापक क्या करता है? मानसिक विकास के लिए प्रेरणा भी देता है, निर्देशन भी देता है, शिक्षा भी देता है, यानी उपरोक्त सभी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न जो है आपका बनता है, जब एक शिशु अपनी मां को अपने लिए सुरक्षित और अभिन्न मानता है तो वह किस विकास स्तर पर होता है? तो वह होता है आत्मता, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला जो है, यानी बच्चों के विकास में खेल की क्या भूमिका होती है? तो खेल की भूमिका क्या है? खेल की भूमिका है सीखने का माध्यम, यानी बच्चा खेल खेल में भी सीखता है। जबकि खेल का दूसरा अर्थ आप लोग लगा लेते हैं। अगली बातें जो आती हैं वो है विकास, यानी अब गलत प्रिंटेड है, और वृद्धि और विकास में अंतर क्या है? यानी
यह क्या है? प्रक्रिया की धारा है, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद व्यक्तिगत विकास में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा अंश होता है? तो व्यक्तिगत विकास आत्मीयता, यानी आपके अंदर आत्मता रहेगी तो भी बौद्धिक सामाजिक विकास हो सकता है। यानी सबसे व्यक्तिगत विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आत्मता। अगला जो है वो है विकास के सिद्धांतिक पृष्ठभूमि किसमें से प्राप्त होती है? तो ये आपका जो है विकास का संघर्ष में होता है कि प्रतिस्पर्धा में होता है कि सामूहिकता में होता है कि धार्मिकता में होता है? तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी, सामूहिकता में विकास जो है ज्यादा तीव्र गति से होता है। अगला प्रश्न जो है वो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास जो है वह है भाषा विकास। अगली बात आती है मानव विकास के किस चरण में शिशु अपने आप को भी स्वीकार नहीं करता है? यानी गर्भाधान अवस्था में, बाल्यकाल में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में। तो मानव विकास के किस चरण में शिशु अपने आप को भी स्वीकार नहीं करता है? तो वो है गर्भाधान अवस्था, यानी गर्भाधान का जो चरण है उसमें वो अपने आप को स्वीकार नहीं करता। अगले प्रश्न जो है वो है आपका शिशु की पहचान किस चरण में होती है? तो शिशु की पहचान जो है 4 चरण दिए हुए हैं, गर्भाधान चरण, बाल्यकाल, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो किस चरण में होती है? तो ये आपका होता है बाल्यकाल में। अगला प्रश्न आपका यह है कि किस चरण में बच्चों का शारीरिक विकास अधिकतम होता है? तो वह स्थिति जो है बाल्यकाल। बाल्यकाल में बच्चे का ज्यादा विकास होता है, यानी 5 से 12 वर्ष की अवस्था जो होती है उसमें बहुत तेजी से विकास होता है। अगला है किस चरण में मस्तिष्क का विकास सबसे अधिक होता है? गर्भाधान में होता है कि बाल्यकाल में होता है, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? तो सीधी सीधी बात है कि किशोरावस्था में जो है मस्तिष्क यानी दिमाग का ज्यादा विकास होता है। अगला जो है किस चरण में व्यक्ति अपने सामाजिक और पेशेवर भूमिकाओं को समझने में सक्षम होता है? गर्भाधान की स्थिति में, बाल्यकाल, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? तो सबसे वह जो है व्यक्ति अपने सामाजिक और पेशेवर भूमिकाओं को जब वह वृद्धावस्था पर पहुंचता है तो वहां पर ज्यादा इसको समझता है। अब अगला प्रश्न जो है विकास के मुख्य पहलुओं में से एक क्या है? विकास ये 4 दिए हुए हैं और इस चारों में से एक क्या है? तो शारीरिक विकास, यह है आपका शारीरिक विकास। अगला प्रश्न आपका आता है कि निम्नलिखित में से किस विकास के मुख्य पहलुओं में से एक कौन सा है? यानी विकास का मुख्य पहलू क्या है? तो वो है हमारा सामाजिक विकास। अगला प्रश्न आपका है विकास के मुख्य पहलू कौन सा है जिसमें व्यक्तिगत अनुभव और विचारों का विकास होता है? तो बातचीत अर्थात बौद्धिक विकास, इसमें जो है व्यक्तिगत अनुभव और विचारों का विकास होता है।
अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से विकास के मुख्य पहलू का कौन सा पहलू आत्म प्रभावित विकास है? तो यह है आत्मिक पहलू। आत्मिक पहलू यह आपका यहां पर लागू होता है। अगला प्रश्न जो है वो है, विकास के मुख्य पहलू का कौन सा पहलू व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निर्धारित सामाजिक भूमिकाओं को संदर्भित करता है? तो यह है आपका सामाजिक पहलू। सामाजिक पहलू ये ज्यादा प्रभावित करता है। अगला प्रश्न जो है, जीव के विकास में किसे प्राकृतिक कहा जाता है? यानी आसपासी माहौल को, पर्यावरण को, जननी को या जीवाणु को किसे प्राकृतिक कहा जाएगा? तो यह है जननी। अगर मां न हो तो व्यक्ति का उसके अंदर ही जीव पड़ता है, गर्भधारण करती है मां, न कि परिवार बाहर, न आपसी माहौल, न जीवन। तो अगली बातें जो है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण के उदाहरण है? तो पर्यावरण में रासायनिक तत्व, जीवाणु, बारिश और दूसरे जीवों का आवाज। तो पर्यावरण से संबंधित है बारिश, वर्षा। अगली बातें आती है, वायरस और बैक्टीरिया कौन से वातावरण के उदाहरण हैं? तो वायरस और बैक्टीरिया ये जो है क्या है? सोने का तारा है, पर्यावरण है, जीवाणु है या बारिश है? तो सीधा सीधा ये जीवाणु है। अगला, वंशानुगति यानी वंशानुक्रम का अर्थ क्या है? तो जन्म से मिली गुणों और विशेषताओं का विरासत में मिलना। यानी आपको मैंने बताया कि यह क्या है, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, सबका गुण उसमें मिलते हैं। यह विरासत में मिलता है। जैसे आपके पिताजी हैं तो पूरे धन संपत्ति के मालिक हैं, और वह यहाँ से गुजर जाएंगे तो सारी चीजें आपको दे जाते हैं, यानी वह विरासत में मिलता है। वंशानुगत यही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वंशानुगति का पर्यवाची है? तो व्यक्तित्व है, उत्पादन है, पैदाइश है या वातावरण? तो सीधा सीधा जो है इसको कहा जा सकता है पैदाइश। अगला प्रश्न जो है वो आपका आता है कि वंशानुगति का अर्थ है, वंशानुगति का अर्थ है क्या? जनन। या जनन के द्वारा ही माता पिता से संतान की उत्पत्ति होती है। अगला जो है, वंशानुगति का अध्ययन किसे कहते हैं? तो वंशानुगति का अध्ययन जो है हम गुणों और विशेषताओं के गहराई से अध्ययन करते हैं, वह है वंशानुगति। अगली बातें आती है, वंशानुगति का व्यापक अर्थ क्या है? तो वंशानुगति का व्यापक अर्थ है एक परिवार या जाति के लिए जीवन शैली। अगली बातें आती है आपका, जीवों में वंशानुगति का मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है? तो ये है आवर्तीकरण। आवर्तीकरण। अगला जो है यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वंशानुगति के मैकेनिज्म का हिस्सा नहीं है? तो यह है आपका रिबो न्यूक्लिक एसिड, RNA।
ये नहीं है। अगला जो है वंशानुगत में जीनों का संगठन क्या होता है, तो वंशानुगत में जीनों का संगठन जो होता है वो है क्रोमोसोम। अगला यह है जीनों के माध्यम से वंशानुगति कैसे होती है, तो ये आपका है योग। सॉरी, ये वंशानुगत, ये गलत है, ये आपका वंशानुगत से होता है। अगला जो है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जीनों के विरोधाभासी रूप में काम करता है, तो ये है आपका वीमा। अगला प्रश्न जो है कि मेंडल के विरोधात्मक लॉ निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो है लॉ संयोगिता। अगला प्रश्न आपका आता है मेंडल के लॉ किसे कहा जाता है, तो वो है लॉ प्राथमिकता। अगला प्रश्न आपका आता है जब दो विपरीत विशेषताएं एक साथ प्रकट होती है तो किसे कहा जाता है, तो वो है आपका हेट्रोजाइगोट, उसको कहते हैं हेट्रोजाइगोट। अब किस लॉ के अनुसार एक व्यक्ति की एक विशेषता किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त हो सकती है, तो वो है आपका लॉ संयोगिता। अगला प्रश्न आपका आता है कौन सी लॉ संयोगिता और संयुक्त विशेषताओं को नियंत्रित करती है, तो आपका यह है लॉ व्यक्तिगतता। अब जो है आज यहीं पर प्रश्नों के सिलसिला को रोकते हुए पुनः अगले क्लासों में इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे आपके बीच। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।